ओके। तो एक बार कल का पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं, फिर नया टॉपिक हाँ स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। अपन कल रिलायंस कर रहे थे, एक स्टैंडर्ड कंपनी के साथ ही चलते हैं, फिर आगे आगे हम्म, अलग कंपनीज लेंगे अपन, है ना। तो मार्केट कैप क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस इक्वल्स टू हाँ, मार्केट कैप। करेक्ट। करंट प्राइस तो क्लियर ही है, जो अभी की प्राइस है। हाई लो, 52 वीक्स हाई लो होता है, करेक्ट। डिविडेंड यील्ड। इतने परसेंट इंटरेस्ट वो देती है अलग से कंपनी पर ईयर। हाँ, वो डिपेंड करती है करंट प्राइस के ऊपर। करंट प्राइस का कितना परसेंटेज ऑफ शेयर, कितना प्राइस मिलता है, उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड निकलता है। ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा था? आरओसी देखा था, आरओई देखा था, है ना। हाँ हाँ। रिटर्न ऑफ कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉय। हाँ, एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ और इक्विटी। प्लेज परसेंटेज। हाँ, और प्लेस परसेंटेज। जितने शेयर्स उन्होंने मॉर्गेज किए हैं कुछ अमाउंट के लिए। एक सेकेंड, शायद की बहन ने ज्वाइन किया है। हाँ हाँ। पलक जी, आवाज आ रही है मेरी? या आपकी आवाज नहीं आ रही? आ रही आ रही, तेरी नहीं आ रही। नहीं आ रही। नहीं आ रही। उमंग भैया आपकी तो आ रही है आवाज। आ रही है, कंटिन्यू करें? हाँ हाँ, आप तो कंटिन्यू कीजिए। एक बार 2 मिनट में फिर से स्टार्ट, ये मैं पूरा बता देता हूँ ताकि उनका मिस नहीं हो, है ना। हम्म। देखो, मार्केट कैप होता है जो, ये प्राइस होती है ना। प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, वो होता है टोटल मार्केट कैप। ठीक है। देखो, ये जो सारे जो अपन देख रहे हैं रेशियोज अभी, उससे ये डिफाइन होता है कि कंपनी कैसी है, शुड वी इन्वेस्ट और शुड वी नॉट इन्वेस्ट, ये हमको इससे समझ आता है। ठीक है। अब सेकंड है करंट प्राइस, जो आज की प्राइस है, उसकी प्राइस यहाँ पे डिफाइन होती है। ये जो हाई लो है, वो 52 वीक्स में, मतलब एक साल में, वो कितना ऊपर गया है और कितना नीचे गया है, वो 52 वीक्स हाई लो से समझ आता है। ठीक है। कुछ भी नहीं समझ आए तो मुझे पूछ लेना पलक जी, है ना। कि आपकी आवाज नहीं आ रही, और हो, हो सके तो वीडियो ऑन करें, थोड़ा इंटरेक्शन होगा कुछ, हाँ, मुझे तेरी आवाज नहीं आ एटलीस्ट। रही। अरे इधर ही आ जा भाई। इधर ये ले। स्टार्ट करें? हाँ भैया। जी। कुछ भी नहीं समझ आए पड़ेगी तो पूछ लेना, है ना, तुरंत ही। डाउट्स मत रखना। ठीक है। ये बेसिस होता है कंपनी को सिलेक्ट करने की। हाँ हाँ ठीक। या मतलब, मान लो जैसे हमने कल देखा था, जैसे ये रिफाइनरी सेक्टर है, तो रिफाइनरीज में बहुत सारी कंपनीज होती है, रिलायंस है, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल। तो अब अगर अपने पास 1 लाख रुपए है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो हमको पिक करना आना चाहिए कि नहीं, ये कंपनी अच्छी है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वो डिफाइन होती है ये रेशियोज के पे। या अगर ये रेशियोज अच्छे हैं, मतलब इफ कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड, तो यहाँ से हमको समझ आ जाता है कि नहीं, ये अच्छा है, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है डिविडेंड यील्ड।
जब कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो प्रॉफिट सारे शेयर होल्डर्स में डिवाइड होता है। जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिवाइड होता है सारे शेयर होल्डर्स के बीच में, उसको डिविडेंड यील्ड बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने कल किया था वो पहले ले लेता हूं मैं, है ना। आरओसी और आरओई। आरओसीई ये होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर कितनी अर्निंग हो रही है, कितना प्रॉफिट बना रही है कंपनी, वो आरओसीई से डिफाइन होता है। ओके। और आरओई मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी। ठीक है। जो शेयर होल्डर से, पूरे शेयर होल्डर से जो इन्वेस्टमेंट्स मिली है उसमें से कितना प्रॉफिट बना रही है कंपनी। ठीक है। दोनों प्रॉफिट के ही टर्म्स है, जिससे हमको समझ आता है कि भाई कंपनी क्या कर रही है। ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट कवर किया था प्लेज परसेंटेज। वो समझने के लिए मैं आपको एक शेयर होल्डिंग पैटर्न समझाता हूँ, है ना। समय की आप बताओगे पहले जो आपको समझ आया है इस पे, फिर मैं करेक्ट करूंगा उसको। हाँ, हाँ, इसमें ना एक कंपनी के शेयर्स 100% में से ये चार पांच में डिवाइड होते हैं। पहले कल गवर्नमेंट ने क्या, चार पांच में डिवाइड होते हैं। प्रमोटर्स, जो उस कंपनी के फाउंडर्स है, जो उसके सबसे टॉप एमडी सीईओ वगैरह है, उनके करेक्ट। पास कितने परसेंट शेयर है। और एफएलएलएस यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स कितने हैं, करेक्ट। फॉरेन के। और डीएलएलएस यानी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कितने हैं। अब यहाँ हम्म। गवर्नमेंट है तो आई थिंक गवर्नमेंट के पास कितना है। करेक्ट। और पब्लिक, जो लोकल पब्लिक के पास कितने हैं। तो करेक्ट। 100 में से 50% प्रमोटर्स के पास है, और ऐसे करके इतने परसेंट। मार्च 2022 में इतना परसेंट था। तो करेक्ट। अब आप लेटेस्ट का देखो तो दिसंबर 2024 में 50.13% है, यानी मेंटेन है। अगर हम इसको करेक्ट। कहें, अगर प्रमोटर्स ज्यादा अपने पास रख रहे हैं, तो ज्यादा रख रहे हैं हम्म। मतलब उन्हें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट आगे कर सकती है अगर वो अपने शेयर्स बढ़ा रहे हैं। पर करेक्ट। अगर वो कंपनी शेयर्स बांट रही है, तो उसका मतलब कुछ लोचा हो सकता है। मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना प्रॉफिट होगा, इसीलिए वो कंपनी स्टेक डाइल्यूट करते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब जो प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग है उसमें से अगर उनको लोन चाहिए बैंक से, तो वो क्या करते हैं, उनके खुद के शेयर्स को गवर्नमेंट या बैंक के पास गिरवी रख के उसके सामने कैश लेते हैं। तो प्लेज परसेंटेज उसमें से डिफाइन होता है कि इतने परसेंट ऑफ शेयर्स उन्होंने प्लेज किए हैं, उसके सामने उन्होंने लोन लिया है। ठीक है। अब बाकी के रेशियोज अब देखते हैं। ठीक है। पहले आते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू ऑफ कंपनी होती है जो एक शेयर के ऊपर डिफाइंड होती है। एक शेयर पे उसकी कितनी वैल्यू है आगे जाके, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, ठीक है, कोई कोई भी रीजन से, तो ये उनकी बेस प्राइस गिनी जाती है कि इतनी कंपनी की वैल्यूएशन है आज की डेट पे। ठीक है। दिस इज 606 रुपीज। मतलब अगर कंपनी को कल कुछ हो जाता है तो एक प्राइस, एक शेयर की वैल्यू 606 रुपीज डिफाइन होती है ये कंपनी की। ठीक है। ये एक्चुअल जैसे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में कहीं काम नहीं आएगा, बट कंपनी की वैल्यू क्या है वो समझ में आनी चाहिए, कि तब समझ में आएगा कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या ओवर सोल्ड है। ओवर वैल्यूड मतलब मान लो कोई एक चीज 100 रुपए में, 100 रुपए उसकी प्राइस है, अगर वो 150 रुपए में बिक रही है मार्केट में, इट मीन्स इट्स ओवर वैल्यूड। तब ऑब्वियसली एक सिंपल लॉजिक से समझते हैं, अगर एक चिप्स का पैकेट है 10 रुपए का, अगर कोई बोल रहा है मैं 20 रुपए में आपको दूंगा, तो ऑब्वियसली हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो महंगा दे रहा है। करेक्ट। अगर आपके पास होगा तो क्या करोगे, नहीं भी मेरे पास है ये भी तू ले जा, 20 रुपए दे दे। करेक्ट, दिट मीन्स इट्स ओवर वैल्यूड। अगर वही 10 रुपए का पैकेट अगर कोई 5 रुपए में दे रहा है, इट्स अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड मतलब सस्ते में मिल रही है कंपनी। करेक्ट। तब बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है कि हाँ भाई जो चीज सस्ती है उसको अपन खरीदेंगे क्योंकि उसके पास ग्रोथ के ऑप्शंस है। करेक्ट। या हाँ बोलो। ये बुक वैल्यू 606 एक शेयर की है। हाँ एक शेयर की और है। हाई टू लो में आप देखो तो लो तो इसका 1156 है।
करेक्ट। तो वैल्यू भी उतनी ही होनी चाहिए, बुक वैल्यू। देखो, जो हाई लो वैल्यू होती है वो ट्रेडिंग बेसिस पे डिफाइन होती है, मतलब डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है। ये होती है कोई एक चीज 600 रुपए की है, उसकी वैल्यू 600 रुपए की है, हम्म बट मार्केट हम्म में डिमांड इतनी है कि लोग इतने रेट पे भी खरीदने के लिए रेडी है, उसकी वैल्यू तो इतनी ही है। हम्म। करेक्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो होती है जब कंपनी के शेयर्स लॉन्च होते हैं, ठीक है, तब उसकी बेस प्राइस क्या है, अच्छा, तब की बेस बेस प्राइस। प्राइस। जब कंपनी स्प्लिट देती है तो ये डिवाइड होती रहती है, 10 से 5 होती है, 5 से 2, 1, वो स्प्लिट्स कभी कभी आपने सुना होगा। जैसे कोई, जैसे मान लो विप्रो है, तो वो एवरी फ्यू इयर्स वो कॉन्स्टेंटली स्प्लिट देती है, स्प्लिट दे दिया, बोनस दे दिया। तो वो सब हम्म इसके ऊपर डिपेंड करता है, फेस वैल्यू के ऊपर। ठीक है। हम्म। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओपीएम, ऑपरेटिंग ओके। प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, कितने मार्जिन से प्रॉफिट बना रही है, वो यहां से हम्म डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट और सब कुछ मिला के। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। हम्म। ठीक है। और सेम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 इयर्स का है, मतलब लास्ट हम्म 10 इयर्स की एवरेज निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है, मतलब 15% वो दे ही रही है। और लास्ट ईयर उसने हम्म। 17.5 दिया है। ये उसके 10 साल का रिकॉर्ड है, और ये लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है। ठीक है, अच्छा, ऑपरेटिंग एवरेज प्रॉफिट 10 साल। मार्जिन। हम्म। ठीक है। मतलब एनुअल प्रॉफिट कितना दे रही है? हाँ, उसका ऑपरे मार्जिन कितना है, मतलब जो उसका प्रॉफिट है, वो जो हाँ। उसकी कंपनी की पूरी जो भी है, मतलब उसमें से निकाल दो हम्म प्रॉफिट, टैक्स, फिर जो सैलरीज होती है, सब कुछ होती है, तो कितने हम्म मार्जिन से प्रॉफिट रन कर रही है कंपनी। तो जैसे हम्म। रिलायंस बहुत पुरानी इंडस्ट्री है और कंसिस्टेंट रिटर्न देती है। हम्म देखो, एक चीज होती है कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है वो हम्म रिटर्न स्टैंडर्ड देती है, मतलब ये है कि इट्स लाइक एफडी। इतना ज्यादा ग्रोथ, मतलब रिलायंस जैसी कंपनी कभी 1200 से 2500 डबल नहीं होगी, एक साल में कभी डबल हम्म नहीं होगी। हम कुछ कुछ कंपनीज देखेंगे आगे जाके, जो जैसे हमने कल बात करी थी डिफेंस की कंपनीज वगैरह, तो जो बूस्ट मिला है तो वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हुए हैं। रिलायंस जैसी कंपनीज ऐसी है कि जो कांस्टेंट रिटर्न्स देते हैं, ना नुकसान करेगी, ना हम्म इतना अच्छा ग्रोथ करेगी, स्टैंडर्ड ग्रोइंग कंपनीज होती है ये। ठीक है। हम्म। देखो फिर डेट टू इक्विटी। डेट मतलब लोन, कर्जा। लोन। ठीक है। अब उसने, ये कंपनी ने कितना डेट उठा के रखा है मार्केट से, वो यहां से डिफाइन होती है। जितना डेट ज्यादा, उतना ही रेशियो बड़ा होगा, उतना ही रेशियो बड़ा हाँ। होगा। ठीक है, मतलब हम्म उसके लिए लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है अगर ये बड़ा होगा तो। मतलब मान लो ये तो हम्म 0.44 है, मतलब ना के बराबर है। बट जैसे हम्म कोई कंपनीज है वो 3-4, डेट टू इक्विटी रेशियो उसका 3-4-5 है, तो उससे मार्केट से बहुत पैसा उठाया है। हम्म ठीक है। देखो, कोई भी एक रेशियो के ऊपर कंपनी जज नहीं होती, कंपनी जज होती है उसके सारे रेशियोज को मिला के। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर डेट बहुत ज्यादा है तो सिर्फ भाई ये कंपनी खराब ही है। जैसे कल हमने समझा था कि जो नीचे एनुअल रिपोर्ट्स थी, हाँ। एनुअल रिपोर्ट्स में अगर ये डेट ले रही है कोई कंपनी, तो उसमें लिखा होगा कि ये डेट ली है तो क्यों ली है, उसके क्या एम्स है आगे जाके, वो किस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट्स देख रही है, वो यहाँ से डिफाइन होती है। ठीक है। हम्म। आ रहा है समझ में, कोई डाउट अभी तक? ठीक है। देखो, एक बीच में जो छूट गया, स्टॉक पीई। पीई का मतलब होता है, कुछ आइडिया है स्टॉक पीई? प्रॉफिट पर इक्विटी। प्रॉफिट पर
प्राइस पर इक्विटी, प्रॉफिट पर इक्विटी प्राइस नहीं। पर इक्विटी। हाँ, ओके। मतलब कंपनी की प्राइस उसकी अर्निंग पर प्राइस से कितना वेरी कर रही है। ओके। ठीक है। अब मान लो एक शेयर पे वो कितना प्राइस पे करने, मतलब वो कौन सी ऑप्टिमम प्राइस है उस कंपनी की, वो समझ में हम्म। आता है इससे, है ना। हम्म, कंफ्यूजन हम्म। है। देखो इसके लिए नीचे है के ना, ये हो गए। इसके लिए कुछ कुछ कैलकुलेशंस होते हैं। अगर ज्यादा अच्छे से समझना है तो एक डिवीजन होता है, कंपनी शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अगर लिखना है, नोट डाउन करना है, कर सकते हो। हाँ, मैं नोट बना ही रहा हूँ। हाँ, कंपनी शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय हाँ। अर्निंग पर शेयर। ठीक है। ये क्या होता है? देखो एक एक टर्म समझते हैं। कंपनी हम्म। शेयर प्राइस समझ में आ गई। अभी जैसे हाँ। 1250 रुपए का शेयर प्राइस है, हम्म। डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। देखो अच्छा। ये जो ईपीएस लिखा है, ठीक है, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के ऊपर कितनी कमाई हो रही है, जो प्रॉफिट निकला उसको डिवाइड करेंगे सारे शेयर्स पे। तो एक हम्म। शेयर के ऊपर हमको प्रॉफिट समझ में आता है, एक हम्म। अर्निंग हुई, ये हो गया अर्निंग पर शेयर। ठीक है। हम्म। अब शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं, समझने के हम्म। लिए अलग चीज है बट एक मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन होता है। ठीक है। हम्म। तो ये दोनों हो गए। देखो अब जो अपन ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखा था, वो और ये कैसे अलग होता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट मतलब जब वो लोग टैक्सेस दे देते हैं, सब कुछ निकाल देते हैं, ठीक है, उसके बाद जो नेट बचता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। हम्म। ठीक है। हाँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वार्टर सेल्स वेरिएंस। क्वार्टरली, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, करेक्ट। हाँ। क्वार्टर में सेल्स का वेरिएशन मतलब, अगर कोई कोई कंपनी में माइनस में होता है ये, तो मतलब सेल्स घटी है, कम हुई है। 1 4। हम्म। अगर वेरिएंस प्लस में है मतलब सेल्स बढ़ी है, जितने भी परसेंटेज से सेल्स बढ़ी है वो ये डिफाइन करता है। काफी बार होता है कि कंपनी की सेल्स कम भी होती है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एशियन पेंट्स वगैरह कुछ कंपनीज देखोगे, तो जो दिवाली वाला क्वार्टर होता है, उस हम्म। क्वार्टर में सेल्स बहुत हाई होती है क्योंकि लोग नए हम्म। घर रिनोवेट करते हैं, सब करते हैं इसीलिए। बाकी उसमें कंपेयर करोगे तो उसके बाकी के क्वार्टर्स में सेल्स कम होगी। हम्म। ठीक है। ठीक है। ये समझ में आता हम्म। है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू, देखो ये सीधा सीधा ही है, जो प्राइस है उसको डिवाइड कर हम्म। दो बुक वैल्यू से। ठीक है। अब अच्छा। इसको यूज कैसे करते हैं एक्चुअल, ये तो मैथमेटिकल हो गया, उसको यूज कैसे करेंगे। जितना ये नंबर मतलब सिंगल डिजिट 1 के आसपास होगा, इसका हम्म। मतलब है जो उसकी बुक वैल्यू है उसी प्राइस में हमको अभी भी मिल रहा है। हम्म। अब हम्म। कुछ कंपनीज होगी, जैसे मैं बताता हूँ, अपने कल जैसे देखी थी अदानी। देखो इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, 6। 6। अब इसमें देखो 363 उसकी बुक वैल्यू है, मतलब उसकी बेस प्राइस अराउंड 363 रुपीज है, बट अभी वो हम्म। ट्रेड कर रही है 2319 पे, मतलब वो 6 गुना ज्यादा है। हम्म। इसको बोलेंगे इट्स बिट ओवर वैल्यूड, हाँ। है ना। ओवर वैल्यू। हाँ, अगर ये 1 के आसपास आसपास में है तो वो है कि वो ऑप्टिमम प्राइस पे है, मतलब उसके बेस प्राइस के आसपास ही घूम रही है प्राइस। जैसे 1, 1.5, 2 अच्छे नंबर्स होते हैं कोई हेल्दी कंपनी के लिए। ऐसा नहीं है कि 6 बहुत ज्यादा है। कुछ कुछ कंपनीज हम्म। ऐसी होती है जो शायद डिफेंस कंपनीज वगैरह आप देखोगे, ये 8 पे भी है ना। तो हम्म। ऐसा फिक्स नहीं है कि 6 मतलब ज्यादा है। अब वो कैसे डिफाइन करेंगे, सेम सेक्टर के शेयर्स में डिफाइन करेंगे।
हमेशा कंपनीज ऐसी डिफाइन नहीं होती कि भाई एक कंपनी हमने बैंक की चूज करी, एक कंपनी हमने जैसे एरोनॉट डिफेंस सेक्टर की चूज करी, तो उनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। हम्म। कंपनी हाँ, ये सब भी है। तब होती है जब सेम सेक्टर की हो। हम्म। मतलब डिफेंस की 5 कंपनी है तो उनको कंपैरिजन करना सही है। अगर एक डिफेंस की लेंगे और एक कोई और सेक्टर की लेंगे, वैसे कंपैरिजन नहीं होती कभी किसी की। ठीक है। और अच्छा क्या है, वन के आसपास रहना अच्छा है कि ज्यादा रहना अच्छा है? वन के आसपास रहना मतलब हमको, मतलब जो कीमत पे शेयर है उसी कीमत में हमको मिल हम्म। रहा है। हम्म। वो वन के आसपास हो, वो इन्वेस्टिंग पर्पज से अच्छा है। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट अच्छा। ठीक है। हम्म। अपन वापस आते हैं रिलायंस पे ही, वो स्टैंडर्ड एक समझने के लिए इजी रहेगा। ठीक है, ये टेबल करेक्ट समझ आया। हम्म। एक एक्सरसाइज करते हैं। एक काम करो, आपकी स्क्रीन पे जाओ और हम्म। स्क्रीनर ओपन करो। हाँ। हाँ, कर लिया। अब कोई ऐसी एफएमसीजी कंपनी लो। एफएमसीजी कंपनीज का पहले मुझे लिस्ट बताओ, एफएमसीजी में क्या आएगा, उस पे से डिफाइन करो। एफएमसीजी। एफएमसीजी मतलब पता है? नहीं। एफएमसीजी में आती है HUL, कोलगेट, जो ओ, ये गुड्स आप। वाले मतलब एडिबल आइटम्स और डेली यूज आइटम अच्छा बनाती हैं। अच्छा। हम्म। वैसी कंपनीज में मुझे टेबल देख के बताओ कि कौन सी कंपनी आपको अच्छी लग रही है। अच्छा। हम्म? मैं अपनी फोन में कर दूँ? एक काम करो, दोनों अलग अलग कंपनी सर्च करो। सम्यक जी आप हाँ। एफएमसीजी के लिए करो, और पलक हम्म। जी आप रिफाइनरी सेक्टर के लिए करो, है ना। और उसमें से मुझे एक बेस्ट एक कंपनी मुझे निकाल के दो। हम्म। कोई भी। या एफएमसीजी के कुछ एग्जांपल्स बताइए ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर। हम्म। एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब जो अच्छा। डेली आइटम होती है, मतलब क्रीम, ऑयल, कुछ फूड हो गया, खाने की आइटम हो गई, ओके वो ओके सारी। ओके। तो इसमें ना सिर्फ 6 ही रेशियो दिखा रहे हैं वैसे। ओके ओके, रुक जाओ मैं बताता हूँ कैसे करना है। मैं बताऊँ कौन कौन से? मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई हाँ लो। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। अपना अकाउंट बनाया है उसमें? हाँ, बना लिया। देखो नीचे यहाँ पे देखो, मेरी स्क्रीन पे एडिट रेशियोज हाँ हाँ। है ना। एडिट रेशियो पे जाओ और वहां हम्म। पे आपको जो जो हमने जैसे डिस्कस किया है वो सारे ऐड कर हम्म। लो। हाँ, ऐसे ही रखे ना आप वो टिक वाला। ठीक है ठीक है।
नीचे नीचे। हाँ। हम्म, हम्म, हाँ हाँ। आगे सब हो गया। हाँ सब आ गया। हो गया। नहीं, इसमें सारे हो गए शायद। आगे एक बार देख लो, देखो मेरे हम्म, में कितने है वो। अब आ गए सारे। आ गए सारे। हाँ इतने ही है। ठीक है।
भैया। मतलब है नहीं। हाँ बोलो। हाँ नहीं है। मैं बताऊं क्या आपको? हाँ हम्म, बताओ। हाँ, 5 कंपनीज मैंने देखी। ओके। पहला है झंडे वाला, जिसके हल्दीराम, पिकाजी वगैरह है। ओके। तो इसको मैंने रिजेक्ट इसलिए किया हम्म। क्योंकि इसके प्रमोटर होल्डिंग कम है। ओके। फिर मैंने देखा नेस्ले। ओके। नेस्ले मुझे सबसे सही लगा क्योंकि इसका करंट रेशियो 0.75 है। हम्म। और इसका डेप्थ टू इक्विटी भी बहुत कम है, 0.09 है। ठीक है। और प्रमोटर्स होल्डिंग 62% है, 63 अप्रोक्स। ठीक है। इसलिए ये सबसे सही लगा। और फिर मैंने देखा मोल्टेक पैकेजिंग, जिसकी बट वैस इसमें हाँ, जैसे आप देखोगे, प्राइस टू बुक वैल्यू देखो कितनी है। प्राइस टू बुक वैल्यू। अच्छा, इसमें नहीं, रेशियो ऐड नहीं किया है वाला, प्राइस टू बुक वैल्यू वाला। एक बार ये ऐड कर लो। इसमें है 52। 52, 52, हाँ। तो वो तो बहुत ज्यादा हो गया। उसकी बेस प्राइस मतलब जो बुक वैल्यू है वो 41 रुपीज है। और भी हम्म, ट्रेड कर रहा है 2100 2200 पे। अच्छा अच्छा। तो फिर क्यों अच्छा मानी जाएगी। मैं ना इसको पता है करंट रेशियो समझ रहा था, क्योंकि करंट रेशियो हाँ, सबसे नीचे दिया हुआ है मुझे। एक बार ऐड करो। एक बार बुक प्राइस टू बुक। एडेड। नहीं, एडेड तो है ये, पर ये जम्बल्ड है, आपकी जैसा नहीं है वो। ठीक है मुझे उसमें वो तो। पोजीशन से याद था। अच्छा। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। फिर इस हिसाब से कुछ चेंज हो गया। देखो ये एक रह गया था करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है। करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। लायबिलिटी। हाँ हाँ। इसके पास कितने एसेट्स है और कितनी लायबिलिटी है। ठीक है। वो डिफाइन होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू सबसे कम है झंडे वाला का। बट अब मैं क्यों ये एक्सरसाइज करवा रहा हूँ अब जैसे एक मिनट, देखो अब जैसे झंडे वाला इसका देखोगे तो आरओई कितना है 78%। ठीक है। 78। अब उसी जगह पे आप अगर नेस्ले देखोगे तो हम्म एक तो वो पुरानी कंपनी है इसमें अगर आरओसीई देखोगे 169%। हम्म। मतलब वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाली कंपनी डबल। है ना आरओई आरओसी। ठीक है। वो भी देखना है मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही रेशियो पे अपन पूरा डिसीजन ले लेंगे। सारे रेशियोज हम्म। कंपेयर करते हैं। ठीक है। अब पीई देखो। भैया, इसमें ये भी तो सोच हम्म, सकते हैं ना कि बहुत टॉप पर चल रही है अब, और बढ़ने के ज्यादा चांस नहीं है। हाँ 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 और फिर वो सारी चीजें अब डिफाइन करेंगे वो बाद में आएगी। अभी तो अच्छा। सिर्फ ये चार्ट के ऊपर से अपन डिसीजन बनाएंगे। हाँ, अभी तो बहुत सारी ठीक है। चीजें हैं जिसको अपन और देखने वाले हैं। बट इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग नेस्ले में, हाँ, इसमें अच्छी है, 62%। इसके अलावा कौन सी कंपनी देखी है नेस्ले और झंडे वाला इसके अलावा। बजाज कंज्यूमर केयर। ओके। हम्म। इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 3.38 है। जी। प्रमोटर्स होल्डिंग 41 है, तो ये भी हम्म। ज्यादा, और इसका वो भी कम है, आरओसीई और आरओई। ओके। और फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर। हम्म। इसमें प्राइस टू बुक वैल्यू तो 10 है, 10 रेशियो है। और हम्म। प्रमोटर्स होल्डिंग 61 है। जी। तो ये ऑलरेडी टॉप पर चल रहा है।
और हम्म। इसका ROCE 27 है, ROE 20 है। डेप्थ नहीं है इसके पास ज्यादा। हम्म। हम्म। और कंपेयर करने पर सबसे ज्यादा एसेट्स बजाज के पास है, फोर ठीक। पॉइंट नाइन ये ठीक वैल्यू है। थी ना, करंट रेशियो, उसमें एसेट्स जी। वैल्यू इसके पास ज्यादा है। हाँ। ठीक है। और तो ये कौन से पिक झंडे वाला करोगे? इसमें आरओई ब्लैंक है, मतलब उसमें कुछ नहीं दिया हुआ। डेटा एग्रीगेट नहीं हुआ होगा अब उसके ऊपर से कौन सी कंपनी पिक करोगे अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो इसमें से कौन सी कंपनी अच्छी लगी आपको? आई थिंक मैं इन्वेस्ट करूंगा बजाज पर, और क्यों? क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड भी ज्यादा है, मतलब एज कम्पेयर टू सब में जितनी अभी मैंने देखी। और ये ओके। ज्यादा भी टॉप पर नहीं है, तो इसके बढ़ने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है। बट इसका आरओसी और आरओई देखोगे तो इसका तो बहुत कम है, नेस्ले का जबकि बहुत ज्यादा था। तो फिर क्यों ये पिक करोगे? कि एक साल में अगर ROCE ROE बढ़ गया आपका, तो फिर सेकंड ईयर आपका अच्छा जाए वो पता नहीं चलता, बट उसका एसेट ज्यादा है नेस्ले के बाद, तो एसेट से अच्छा कर सकती है वो। कौन सी कंपनी? नेस्ले, क्या नाम है? बजाज, सॉरी सॉरी सॉरी, बजाज हाँ। ठीक है। के बाद एसेट ज्यादा है, हम्म। तो अब इसके देखिए, चांसेस हो सकते अब ये होता है जब भी आप कोई एक सेक्टर चूज करते हो, तो दो हमेशा दो शेयर्स में इन्वेस्ट करने चाहिए हर एक सेक्टर पे। एक होता है जो एक रिनोन्ड बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है, लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं, उसकी डेफिनेशंस बाद में देखेंगे। बड़ी कंपनीज होती है जो स्टैंडर्ड रिटर्न देते हैं। दूसरी कंपनी ऐसी पिक करनी चाहिए जो कि अपकमिंग कंपनी है, प्राइजेस कम है बट हेल्दी है, ग्रोथ ज्यादा दिखा सकती है, वैसी। बट नेस्ले हेल्दी रिटर्न्स देगी, और जब बजाज कंज्यूमर मूव होगा तो वो थोड़ा हैं। इजीली मल्टीप्लाई होगा, प्राइस फटाफट से बढ़ते जाएंगे। देखोगे ब्लू चिप कंपनी मल्टीप्लाई कर सकती है, चांसेस ज्यादा है। अब इसमें ही अगर आप देखोगे स्टॉक पीई, ठीक है, स्टॉक पीई ये है, उसके साथ अब एक और रेशियो अपन ऐड करेंगे। देखो इस ये उसके नीचे अगर आओगे ना सेम पेज पे नीचे, तो ये पीयर कंपैरिजन है। पीयर कंपैरिजन का होता है कि जैसे एक ही सेक्टर की अलग अलग कंपनीज के साथ कंपैरिजन दिखाई है, ठीक है। अब इसमें आ गया इंडस्ट्री पीई, मतलब ये सेक्टर में कितना पीई चल रहा है, मतलब एक स्टैंडर्ड पीई, उससे अगर कम है तो ऑब्वियसली ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, इट्स अंडर वैल्यूड। अगर पीई जो अभी का पीई है अगर इससे बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा एक ओवर वैल्यूड कंपनी हो गई जिसका ग्रोथ होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, बट रेशियो के टर्म्स में इसमें अंडर वैल्यूड कंपनीज में ग्रोथ ज्यादा दिखेगा, प्राइजेस ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स ऑन रिटर्न ज्यादा निकल के आएंगे, ठीक है। एक मिनट।
ठीक है, समझ में आ गया ये। अब देखो, पीयर कंपैरिजन में हमेशा कंपैरिजन मिलती है सारी कंपनीज की, साथ में जो रेशियोज ऊपर देखे वही है, बस कंपैरिजन है सबका। तो एक ही टेबल में मल्टीपल कंपनीज अपन कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पलक जी आपने कौन सी कंपनीज निकाली है रिफाइनरीज में? अभी तो मैंने की नहीं, अभी इतनी नॉलेज नहीं है ना, अभी समझ नहीं आया अरे थोड़ा। अभी तो अपन ने सारा ही डिस्कस कर लिया। थोड़ी वैल्यू तो समझ आ गई मतलब, पर फिर भी अभी पूरी तरह से। ठीक है, आज एक एक्सरसाइज करना जो जो अभी तक हुआ है, एक बार रेफर करना, और अगर कहीं पे स्टक हो तो मुझे पूछ सकते हो। और ये जो होमवर्क अभी नहीं किया वो आज करके कल अपन फिर से डिस्कस करेंगे, बट मुझे उसका ओके। आउटपुट चाहिए, है ना? ओके। ये सारे रेशियोज क्लियर है अभी, थियरिटिकली सब क्लियर है। ऑब्वियसली अभी ये नहीं बोल सकता मैं कि अ, सारा कुछ क्लियर ही हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत क्लियर है। कोई डाउट्स है? ईपीएस बताना। अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग हो रही है। ठीक है, कितने टाइम में, इसी साल? पूरे एक साल, एक, सब ये सारे रेशियोज एक साल के होते हैं, लास्ट 1 ईयर। हाँ। अब जैसे ये चार्ट्स वगैरह होते हैं तो आपको जानना है कि ये देखो लास्ट एक जो भी आपको चाहिए वो मिल सकता है यहाँ पे। ये लास्ट 10 ईयर्स मैंने निकाला, ये 10 ईयर्स के रेशियो आ गए। ठीक है, ये टेबल भी समझ में आ गया पीयर कंपैरिजन का। ठीक है, अब आ- आ- आज के लिए होमवर्क एक बार सुन होती है तो कितने सेक्टर्स में होती है? एक हो गया बैंकिंग सेक्टर, एक हो गया ऑटो सेक्टर, एक हो गया एफएमसीजी सेक्टर, एक रिफाइनरी सेक्टर, फिर ऐसे और कितने कौन से होते हैं बताओ? मेटल सेक्टर, होटल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ये इस पर मिल जाएगा। देखो, बैंक्स, सॉफ्टवेयर एंड आईटी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, पावर, कैपिटल गुड्स, केमिकल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, इंश्योरेंस। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स है। ठीक है, आप लोग दोनों अलग अलग 5 सेक्टर डिफाइन करोगे, और उसकी दो दो कंपनीज, एक होगी जो बहुत हेल्दी स्टैंडर्ड ग्रो करती है, एक होगी जो मतलब थोड़ा नीचे है बट उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग लोग हैं, कोई 5 सेक्टर रिपीट नहीं होने चाहिए। दोनों अलग अलग 5 सेक्टर लोगे, सारे रेशियोज कंपेयर करोगे। ठीक है, बाइंग कौन से लेवल पे करनी है वो सब हम बाद में देखेंगे, बट अभी रेशियोज के ऊपर कौन सी हेल्दी कंपनी है कितनी है वो हम पहले डिफाइन करेंगे यहाँ से। अगर वो एक एक्सरसाइज हो गई ना तो ये हो जाएगा कि ये पूरा टेबल समझ में आ गया है। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट्स कुछ पूछना है पूछो। कल की जो इनिशियल था इन्वेस्टमेंट्स का, वो सम्यक जी आपको मैंने करवाया था, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन और सब, वो आप पलक जी को बताओगे? मैं कल उनसे ही पूछूंगा, नहीं उसके बाद मैं समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा। ऐसा नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप पहले एक बार उनको समझाओ आज सेशन के बाद, है ना?
और अगर सम्यक जी नहीं बताए तो मुझे बताना, है ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब आगे के रेशियोज जो है ना, जो सेल्स एक्सपेंस, वो एक पूरा अलग चीज है जो हम आज चालू नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो ज्यादा हो जाएगा, एक ही दिन में सारे रेशियोज याद नहीं रहेंगे फिर। ठीक है, ये भी सारा इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट लॉस, ये भी सब हम देखेंगे, धीरे धीरे करके देखेंगे। और आप जैसे अगर आगे एमबीए वगैरह करना चाहते हो, तो कंपनीज कैसी अच्छी है, कौन सी अच्छी है, वो इसी बेसिस पे डिपेंड करती है, बैलेंस शीट्स वगैरह देखकर ही डिपेंड करती है। और देखो, ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट है समझने में। मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मतलब मैं कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, कॉमर्स भी नहीं किया मैंने, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। बट मैंने ये सीखते सीखते समझ लिया है। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा अभी के लिए मतलब थोड़ा बर्डन जैसा लगेगा, बट इजी है, थोड़ा टाइम दोगे तो समझ में आएगा। और जो हम देखते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स, ये वो, ये इसके अलावा और कुछ नहीं होता, यही है बेसिक, यही है। ठीक है, इस पे ही सारे इन्वेस्टमेंट्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे इस पे, चार्ट्स ट्रेडिंग पे हम बाद में चलेंगे। एक बार ये थियोरिटिकल ये पूरा समझ जाएंगे, उसके बाद हम इस पे भी आएंगे कि ये कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, कैंडल स्टिक्स, ये वो बहुत सारी चीजें हैं जो अपन धीरे धीरे करके देखेंगे। करेक्ट। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। ठीक है, कल कल का टाइमिंग हम देख लेंगे आपके हिसाब से, मुझे एक बार बता देना कौन से टाइम पे आप लोग फ्री होते हो, उस ये रख हिसाब। लेते हैं। हाँ, मुझे कोई कंफर्ट, मुझे कंफर्टेबल है, 8 to 9 to 10 कंफर्टेबल है। बट अगर कुछ जैसे आपका कल फील्ड वर्क वगैरह स्टार्ट होगा, अगर कुछ हो तो मुझे बता देना, तो उस हिसाब से हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ओके, है ना। थैंक यू। ओके, ठीक है, जय जिनेंद्र। जय हिंद। हम्म।